नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान में एक बार फिर कट्टरपंथी कहर बनकर टूट पड़े हैं। शरीफ सरकार के खिलाफ टीएलपी ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। लबैक पर बैन के बाद मौलाना गैंग सड़कों पर उतर गया है। मौलाना साद के करीबियों ने फील्ड मार्शल असीम मुनीर की मौत का ऐलान कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ने तहरीके लबैक के 2000 कार्यकर्ताओं को लिस्टेड सदस्यों में शामिल कर रखा है। लबैक के 900 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि लबैक के सरगना साद रिजवी अब भी फरार है। साद की गिरफ्त में ना होने से मुनीर टेंशन में है। आतंकी संगठन घोषित होने के बाद से लबैक पाक सरकार के खिलाफ अंडरग्राउंड मूवमेंट चला रहा है, जिससे पंजाब में उथल पुथल मची है। बलूच लिबरेशन आर्मी की वजह से बलूचिस्तान और तहरीके तालिबान की वजह से खैबर प्रांत में खून खराबा देखने को मिल रहा है। मुनीर के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या तहरीके लबैक पर बैन लगाकर शरीफ और मुनीर ने बड़ी गलती कर दी है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राज सर, क्या लबैक पर बैन लगाना शरीफ सरकार की सबसे बड़ी गलती? बहुत बड़ी गलती है ये। तहरीके लबैक जैसे जो संस्थान है उनके ऊपर आप समझिए कि बैन तो आप लगा ही नहीं सकते। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक रेडिकलाइज सोसाइटी का ये ऑफशूट है। आपने सोसाइटी को इतना रेडिकलाइज कर दिया है। अच्छा, पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो टीएलपी है, तहरीके लबैक, जो पाकिस्तान है, वो कहाँ से, उसका जन्म कैसे हुआ। दरअसल ये जो टीएलपी है इसको खुद पाकिस्तान की आर्मी ने बनाया। वो उस जमाने में जब उसको नवाज शरीफ के खिलाफ लोगों को भड़काना था, रेडिकलाइज करना था, तो नवाज शरीफ की सरकार से लड़ने के लिए आर्मी ने तहरीके लबैक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। देखिए, जब हिलरी क्लिंटन गई थी पाकिस्तान तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर अपने बैकयार्ड में अगर आप सांपों को पालोगे तो ये मत समझो कि वो सिर्फ पड़ोसियों को डसेगा, वो एक दिन आपको भी डस लेगा। ये उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था, लेकिन आज की तारीख में ये बात पाकिस्तान की आर्मी के लिए भी उतनी ही सही साबित हो रही है। पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है कि उसने पाकिस्तान में रेडिकलाइज लोगों के कई ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं। अपने अलग अलग टाइम पे अपने अलग अलग हित को साधने के लिए उसने इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया। लेकिन जब आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं तो डर क्या होता है? डर ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनको आपने धर्म का अफीम पिलाया हुआ है, ये कभी भी आपके वश से बाहर हो जाएंगे, आपके हाथ से बाहर हो जाएंगे, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो टीएलपी के साथ जो हो रहा है और टीएलपी जो कर रही है वो यही दिखा रहा है कि वो पूरी तरह से आर्मी के नियंत्रण से वो बाहर हो चुकी है। देखिए, पाकिस्तान ने जो गाजा में जो कुछ हो रहा है उसमें उसने पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन किया और ट्रंप को नॉमिनेट भी कर दिया नोबेल प्राइज के लिए। अब समस्या क्या है कि जो ये गाजा पीस डील हुई है वो एक तरफा दिख रही है। दुनिया में बहुत लोगों को एक तरफा दिख रही है क्योंकि वो मूल रूप से वही बात कर रही है जो इजराइल कहता है, जो नेतन्याहू कहता है। और सबसे बड़ी समस्या उसमें क्या है कि उसमें बात की गई है हमास को डिसआर्म करने की। हमास को डिसआर्म करने की बात वहां पे कही गई है और हमास इसके लिए तैयार नहीं है। और हमास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम के नाम पे आतंक फैलाने में यकीन रखता है। और आपने हमास का जिक्र किया। हमास का पाकिस्तान में एक कह की सिंपैथी भी बहुत है। पाकिस्तानी आवाम जो है वो हमास से काफी लगाव रखती है और उसको लेकर कई बार वो शरीफ सरकार और मुनीर तक का विरोध कर चुके हैं। अरे वो तो है ही ना। अब हिंदुस्तान में अभी एक नेता ने कह दिया कि वो भगत सिंह से तुलना कर दी है हमास की। तो बात यह है, हमास जैसे संगठन क्या करते हैं? देखिए, इस दुनिया में इस्लाम को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो कहती है कि हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। अब बहुत सारे लोग हैं वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। समस्या क्या है कि जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना, उसमें क्या लिखा हुआ है उसको अपने हिसाब से परिभाषित करना और ये कहना कि हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे भोले भाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई, इस्लाम की लड़ रहा है तो हमारी लड़ाई भी होगी। वो उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। कोई भी दुनिया का धर्म ये नहीं सिखाता ना कि आप निर्दोषों की हत्या कीजिए। सिखाता है क्या? नहीं सिखाता। लेकिन आप अपने धर्म की गलत तरह से व्याख्या करते हैं, अपने धर्म को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमास धर्म के पीछे छिप करके वो ये आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है और इस तरह की हिंसा की गतिविधियों में लिप्त होता है। अब जब ये कंडीशन लगाया गया है गाजा पीस डील में कि इनको डिसआर्म किया जाएगा, वो इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो संख्या, चूंकि रेडिकलाइज हो गई है ना, वो हमास को सपोर्ट करती है। वो अब पाकिस्तान की सरकार से ये पूछ रही है कि भाई ये जो पीस डील जो एक तरफा है, जो नेतन्याहू की मनचाही डील है जिसमें हमास को दबाया जा रहा है, तुमने क्यों सपोर्ट किया?
सवाल तो ये उठ रहा है ना। और देखिए, एक समय होता था जब आर्मी कह सकती थी कि ये तो सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाते हैं तो शहबाज शरीफ होते हैं, साथ में आसिम मुनीर भी होते हैं। ओवल ऑफिस में जो लंच होता है उसमें आसिम मुनीर अकेले होते हैं। मतलब आर्मी अब इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकती। आर्मी खुल के सामने आ गई है, वो कह रही है हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, हम इस गाजा पीस डील को सपोर्ट करते हैं, कहती है ना। तो अब इसका विरोध हो रहा है। तहरीके लब्बैक जैसी जो संस्थाएं हैं, जो एक तरह से टेरर ऑर्गेनाइजेशन ही उनको कहेंगे, ऐसी जो संस्थाएं हैं अब वो सुनने को तैयार नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी दगाबाजी की है वहां की आर्मी ने, क्योंकि हमास के साथ ये गद्दारी है, उनको ये लगता है। अब उन्होंने कहा कि भाई हम इसका विरोध करेंगे, और विरोध करने के लिए अमेरिका की जो एम्बेसी है हम वहां पे जा करके अपना विरोध दिखाएंगे। समस्या क्या है कि मुनीर अब इस बात को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जाके ट्रंप की गोद में बैठ गए हैं। पीस डील को सपोर्ट किया है, इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी सपोर्ट किया। लेकिन राज सर, जो लब्बैक के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अंडरग्राउंड मूवमेंट के साथ साथ छुप छिप कर भी, जो गोरिल्ला युद्ध में ये लोग माहिर माने जाते हैं, क्योंकि एक तरह से कट्टरपंथी जिहादी हैं, वो पाक सैनिकों को भी टारगेट करें, जिसमें बड़ी संख्या में उन्हें हलाक भी किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। और इधर साद रिजवी जो है वो अब तक गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि 900 से ज्यादा, ये तो सिर्फ ऑफिशियल आंकड़े हैं कि 900 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो साद रिजवी है, जो उस मौलाना का बेटा है जिसने सर तन से जुदा का नारा दिया था, अब वो साद रिजवी अगर नहीं पकड़ा जाता है, उसको लेकर जो छापेमारी पाकिस्तान में चल रही है, अगर वो कितनी बड़ी चुनौती है असीम मुनीर के लिए और शहबाज सरकार के लिए। देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान में एक और थ्योरी आ रही है। पाकिस्तान में थ्योरी एक ये भी चल रही है कि ये तहरीके लब्बैक के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो लोगों को दिखाने के लिए है। जिस आप साद रिजवी की बात कर रही हैं, वो आर्मी का ही एक पिट्ठू है जी। तो पाकिस्तान आर्मी और मुनीर क्या वाकई में चाहता है कि उसको एलिमिनेट किया जाए? अब ये सवाल उठ रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं, इस पर आर्टिकल्स छप रहे हैं कि ये सब कुछ स्टेज मैनेज किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी है, वो एक एसेट है। एसेट आप समझते हैं ना, वो साद रिजवी उसके लिए एक एसेट है, इसलिए वो नहीं चाहता कि सीधे सीधे उस पर हाथ डाला जाए। वो कोशिश ये हो रही है कि भाई अभी चूंकि मामला गर्म है, इसलिए किसी तरह से इसको शांत किया जाए। देखिए, है क्या कि इस तरह के लोगों को, ये जो गुरिल्ला वारफेयर कब होता है? जब कहीं ना कहीं एक लोकल सपोर्ट होता है। लोकल लेवल पे तहरीके लब्बैक को काफी सपोर्ट है पाकिस्तान में, तो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप उसको मिटा नहीं सकते। पाकिस्तान की आर्मी चाहे जो भी चाह ले। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी में ही एक ग्रुप है, सेक्शन है, जो बिल्कुल रेडिकलाइज्ड है, जो तहरीके लब्बैक के जो सिपाही हैं, इनके जो आतंकी हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके पास साथ सिंपैथी रखती है। तो अगर वो साद रिजवी को मारने का प्लान करते भी हैं तो क्या पता आर्मी में ही विद्रोह हो जाए, ये भी हो सकता है। तो साद रिजवी का सपोर्ट न सिर्फ सिविलियंस के बीच में है बल्कि आर्मी के साथ भी है। तो इसलिए साद रिजवी को मार देना पाकिस्तान आर्मी के लिए इतना आसान नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि वहां की मीडिया में भी चर्चा हो रही है कि सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी एक समझौता चाहती है, जो चाहती है कि बातचीत से किसी तरह से इनको समझा करके, दबाव बना करके एक बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि कल को वो इसी तहरीके लब्बैक को इस्तेमाल करेंगे अपने विरोधियों के लिए। देखिए, वहां जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, आर्मी का क्या है, ये वही आर्मी है ना जिसने इमरान खान को वहां का प्रधानमंत्री बनाया जी, यही आर्मी है। और इमरान खान को सत्ता से बाहर किसने किया? इसी आर्मी ने किया। शहबाज शरीफ को सत्ता से बाहर किसने किया? इसी आर्मी ने किया। और फिर से उस वक्त जो नवाज शरीफ थे उनको सत्ता से बाहर किया इसी आर्मी ने। और फिर से नवाज शरीफ की पार्टी को सत्ता में कौन लाया? इसी आर्मी ने लाया। तो आर्मी वहां की जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल करती है। कल को मान लो किसी बड़े पाकिस्तान के राजनीतिक नेता की हत्या करवानी है, किसके मार्फत करवाएंगे? वो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मार्फत ही कराएंगे। तो ये स्टेज मैनेज शो लग रहा है जैसा वहां पे चर्चा हो रही है। दूसरी बात, मुनीर अभी इस तरह से फंस चुके हैं पाकिस्तान में। सिर्फ टीएलपी की बात नहीं है, पाकिस्तान में अंदरूनी काफी कैओस है, वहां पे अफरा तफरी का माहौल है। अब देखिए, एक तरफ टीएलपी है, दूसरी तरफ टीटीपी है, उसका भी संबंध इस्लाम से। एक जमाने में जैसे इन लोगों ने तहरीके लब्बैक को आगे बढ़ाया, पहले तो इसको बनाया अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए, नवाज शरीफ को सबक सिखाने के लिए टीएलपी को उन्होंने बनाया। एक जमाने में उन्होंने जो तालिबान है, टीटीए जो अफगानिस्तान की है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, वो रूस के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने धर्म का फिर से इस्तेमाल किया, इस्लाम को सामने रख करके तालिबान बनाया। ठीक, अब ये टीटीपी बन गई। कुछ जो लोग थे तालिबान मतलब क्या? यंग स्टूडेंट्स जो इस्लाम की पढ़ाई करते हैं ना, इस्लाम के रास्ते पे चलते हैं, वो तालिबान हुए।
उन्होंने अब कहना शुरू किया कि भाई अगर अफगानिस्तान में शरिया लागू हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होगा, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो ये टीटीपी बन गई। तो ये जो अब टीटीपी जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां जो उनका प्रोविंस है, वहां पे बहुत ही मजबूत स्थिति में वो है। अब वहां के जो पश्तूनिस्तान की मांग उठ रही है, अब वो उसको सब भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनको एक तो पाकिस्तान में शरिया चाहिए, उसके अलावा जो पख्तूनिस्तान के जो रिबेल्स हैं या वहां जो आज़ादी चाह रहे हैं उनको भी वो सपोर्ट दे रही है। तो जिन ऐसी संस्थाओं को आसिम मुनीर या उनके पहले के जो आर्मी चीफ थे उन लोगों ने बनाया, आज वो उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। अब देखिए स्थिति है कि पूरा पाकिस्तान से जो 4 मेन प्रोविंस हैं, अगर पंजाब को आप छोड़ दीजिए तो चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सब जगह अलगाववाद और आज़ादी की लड़ाई चल रही है। सिंध में भी चल रही है, MQM तो वो चाहती है वहां पे। बलूचिस्तान में BLA है। अब देखिए कितनी शातिर बुद्धि लगा करके ये जो मुनीर है उसने वहां पे रेयर अर्थ मिनरल को लेकर के ट्रंप के साथ जाके समझौता किया है वहां पे। लेकिन जो बलूच हैं वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा प्रदेश है, यहाँ के मिनरल्स हमारे हैं, तुम अमेरिकन को कैसे दे सकते हो। वो तो चीन को भी नहीं देने देते ना। आप देखिए वहां पे जो बेल्ट रोड जो बना हुआ है उसको कितना विरोध कर रहे हैं वो लोग। उसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी की लड़ाई चल रही है। उसके अलावा आप देखिए कि जो अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो तो इनको घर में घुस के मार रहा है। कितने पाकिस्तानी सैनिकों को उन लोगों ने पकड़ा हुआ है अभी, चौकियों पे हमला करके। और आपने देखा होगा उनकी पैंट ले जाकर के वो चौक पे लहरा रहे हैं। जिनको पकड़ा है उनके भी पैंट है और जो अपना सामान छोड़ के भाग गए उनका भी पैंट है। तो आप समझिए किस तरह से पाकिस्तान को ये सामना कर। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो TTA अफगानिस्तान वाले जो हैं, जो वहां के अफगान हैं, वो जब यहाँ आ रहे हैं तो उनका टैंक भी कब्जा कर लिया है। जो सर्बिया का टैंक था T-55। तो आसिम मुनीर ने क्या किया, वो दौड़ के गया सऊदी अरेबिया के पास, वो दौड़ के गया कतर के पास कि किसी तरह से हमारी ये डील करवा दो। इसमें भी 2 चीज बहुत ध्यान रखने की है। जब ये सीज फायर हुआ तो कतर ने जो पहला स्टेटमेंट आया था उसमें ये कहा गया था कि ये जो डूरंड लाइन है, जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, वहां पे शांति होगी, कोई उसको क्रॉस नहीं करेगा। अफगानिस्तान वालों ने कहा कि बॉर्डर सब तो हटाओ, क्योंकि उस डूरंड लाइन को वो मानते ही नहीं है। अफगानिस्तान वो नहीं मानते। क्योंकि उनका ये कहना, उधर पश्तून बहुत सारे हैं ना, जितने भी पश्तून इलाके हैं वो कहते हैं हम तो वहां तक जाएंगे। उधर बलोच भी हैं तो कहते हैं ये बलोच लाइन जो है हम तो यहां तक आएंगे। तो ये डूरंड लाइन को नहीं मानते। और दबाव इतना था कि कतर ने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया, वो जो स्टेटमेंट था ना उससे बॉर्डर शब्द ही हटा दिया। तो आप समझिए किस तरह का दबाव है आसिम मुनीर के ऊपर। जो आग पाकिस्तान की आर्मी ने दरअसल लगाई थी अपने घर में ही इन आतंकी संगठनों को खड़ा करके। और वैसे तो उनका इरादा ये था कि लश्कर तैयबा, ये जैश मोहम्मद, लश्कर जांघवी, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, पहले उनका निशाना ये था, भारत निशाना था कि धर्म के नाम पे इन संस्थाओं को खड़ा करके हम भारत को सबक सिखाएंगे, भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान में ही वो अपनी लगाए इसी आग में वो जलने लगे। और आज देखिए तहरीक लब्बैक जो है वो किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी को चुनौती दे रहा है। आसिम मुनीर इस स्थिति में भी नहीं है कि उसको पूरी तरह से दबा सके। अब वो चाह रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले। और साद रिजवी जो है ना, आप ये मान के चलिए कि वो एक पिट्ठू है पाकिस्तानी आर्मी का। और आसिम मुनीर का उद्देश्य उसको कत्ल करना नहीं है, बल्कि किसी तरह से उसके साथ एक समझौता करना है। राज सर, जो ये लड़ाई अब लब्बैक ने पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ दी है, इसमें कितना बड़ी चोट जो है वो पाक आर्मी को पहुंचाई गई है? देखिए ये जो तहरीक लब्बैक ने जो मुहिम शुरू की है, उसके अलावा भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप मान के चलिए उसमें हम बलूचिस्तान को भी जोड़ दें, KP को भी जोड़ दें, तो पाकिस्तान के हजारों सैनिक, वो संख्या 5,000, 10,000 उससे भी ज्यादा हो सकती है। क्योंकि देखिए ये काउंट नहीं होता ये। और पाकिस्तान की आर्मी ऐसी है कि अपनी सही कैजुअलिटी को कभी बताती नहीं है, कितने लोग मरे वो बताते नहीं है। तो संख्या हजारों में है, ये संख्या 5,000, 10,000, 50,000 कुछ भी हो सकती है। बलूचिस्तान में तो ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने मारा है। और जब वो अटैक करते हैं, जब आप किसी कमजोर को दबाएंगे तो भी तो बदला लेगा ना। तो उनकी संख्या भी सही तो नहीं बताई जा सकती। तो आप मान के चलिए कि हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है अपनी जान दे करके। और ये आसिम मुनीर के लिए बहुत बड़ा सबक है कि अगर आतंक को बढ़ावा दोगे तो अंत में नुकसान आपका ही होगा। चलिए राज सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पाकिस्तान की सरकार ने तहरीक लब्बैक को आतंकी संगठन घोषित किया, जिसके बाद 2000 कार्यकर्ता लिस्टेड भी कर दिए गए। 900 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया। सरकार के इस फैसले की वजह से रातों रात पाकिस्तान में हजारों पाक आर्मी के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। मुनीर के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव है। मुनीर देश छोड़ने की फिराक में भी लगाए हुए हैं,
जिससे एक तरफ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, यानी शरीफ और मुनीर के लिए आने वाला जो वक्त है वो काफी चुनौतीपूर्ण है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।